बच्चों, हम एक बहुत ही सुंदर पाठ पढ़ चुके हैं जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। यह कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में 7वां अध्याय है और इस अध्याय में हमने पढ़ा है, क्योंकि यह अध्याय महादेवी वर्मा ने लिखा है जो कि बहुत बड़ी कवयित्री हैं, बहुत बड़ी गद्य लेखिका हैं। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ को लिखा है। इसमें वे अपने बचपन के दिनों के बारे में बताती हैं कि कैसे उनके परिवार में करीब 200 वर्षों के बाद में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें बहुत ही प्यार और दुलार से पाला गया था। इनके जो दादाजी थे वे इन्हें बहुत ही विदुषी बनाना चाहते थे, इसलिए घर पर ही इनकी पढ़ाई का बहुत अच्छा प्रबंध उन्होंने किया था। वे चाहते थे कि ये फ़ारसी और उर्दू भाषा सीखें, लेकिन ये फ़ारसी और उर्दू भाषा नहीं सीख पाई क्योंकि इन्हें उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेकिन इनकी जो माँ थी वे हिंदी जानती थी और थोड़ी संस्कृत भी जानती थी, इस कारण से हिंदी और संस्कृति बहुत अच्छी तरह से सीख गई। ये थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद इन्हें छात्रावास में डाल दिया गया। फिर इन्होंने छात्रावास का जो वातावरण था उसका बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है। इन्होंने बताया कि छात्रावास में किस प्रकार से अलग अलग स्थानों से आने वाली जो छात्राएं होती थी वे अपनी अपनी भाषा में बात किया करती थी, अपने अपने तरीके के पारंपरिक वस्त्र पहना करती थी, लेकिन फिर भी किसी के भी मन में कोई मालिन्य नहीं था, एक दूसरे के प्रति कोई भेदभाव की भावना नहीं थी। महादेवी वर्मा को लगता है कि उस ज़माने में सांप्रदायिकता उतनी नहीं थी जितनी कि आज के ज़माने में है। इसके अलावा वहाँ पर एक और भी बहुत ही अच्छी घटना महादेवी वर्मा के साथ घटित हुई और वह घटना थी कि इनको वहाँ पर जो सहपाठिन मिली वे मिली सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि बहुत अच्छी कवयित्री थी। उस समय भी सुभद्रा कुमारी चौहान कविताएं लिखा करती थी। उन्हें देख देख कर महादेवी वर्मा को भी कविता लिखने का शौक लगा, कविता लिखने के प्रति उनकी रुचि जागृत हो गई। तो महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान दोनों मिलकर के खूब सारी कविताएं लिखती थी। इनकी कविताएं किसी पत्रिका में छप भी जाया करती थी और आनंद भवन में बहुत सारे कवि सम्मेलन हुआ करते थे जिसमें महादेवी वर्मा जाती थी, कभी कभी सुभद्रा कुमारी चौहान भी जाती थी और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिला करते थे। इसके अलावा महादेवी वर्मा ने यह भी बताया कि उस समय इनके पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहता था और वह परिवार इसी प्रकार से रहता था जैसे कि इनके सगे संबंधी हों, आपस में वे भाई भाई के परिवार के समान रहा करते थे। पूरे पाठ में पूरी इस मेरे बचपन की जो स्मृति है इसमें महादेवी वर्मा ने यही बताया है कि कैसे उस समय इतना प्रेम था लोगों के मन में, इतनी सहनशीलता थी और आज लोगों के मन में सांप्रदायिकता घर कर गई है। यही बहुत सारी घटनाएं हमने इस रोचक पाठ में पढ़ी हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, मैं उत्पन्न हुई यानी कि मेरा जन्म हुआ तो मेरी बड़ी खातिर हुई, तो मेरा बड़ा सम्मान हुआ और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। उस समय समाज में लड़कियों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनकी बहुत दुर्दशा थी। कईयों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था और उसके बाद भी उनकी पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी। तो उसके अनुसार महादेवी वर्मा का जन्म क्योंकि बहुत वर्षों के बाद में हुआ था, इसलिए इनको बहुत ही अच्छी तरह से पालन पोषण मिला। इस कथन के आलोक में यानी कि प्रकाश में इस कथन के बारे में सोचते हुए आप यह पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो हमें यह सोचना है कि उस समय हमारे समाज में लड़कियों की स्थिति कैसी थी। उस समय अर्थात सन 1900 ईस्वी के आसपास। यह रचना तो महादेवी वर्मा ने कुछ समय पश्चात लिखी है, लेकिन जिस समय महादेवी वर्मा छोटी थी वह समय था सन 1900 ईस्वी के आसपास का। उस समय भारत में लड़कियों की दशा अच्छी नहीं थी। प्राय लड़की का जन्म होते ही उन्हें मार दिया जाता था, अक्सर जन्म होते ही उनको मार दिया जाता था। उन्हें बोझ समझा जाता था, उन्हें परिवार के ऊपर बोझ समझा जाता था। क्यों बोझ समझा जाता था? क्योंकि यह माना जाता था कि इनको हम पालेंगे पोसेंगे और कुछ समय बाद इनका विवाह करना पड़ेगा, विवाह करने में हमें धन खर्च करना पड़ेगा और उसके बाद ये दूसरे परिवार में चली जाएंगी, अपने माता पिता के कोई भी काम नहीं आएंगी। लोगों की जो सोचने की स्थिति थी वह इस प्रकार की थी।
यदि उनका जन्म हो जाता था तो पूरे घर में दुख का वातावरण हो जाता था। कन्या के जन्म लेने पर पूरा परिवार दुखी हो जाता था। लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। उनके खान पान, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था और लड़कियों की अवस्था उस समय बहुत अच्छी नहीं थी। अब हम इसका ख देख रहे हैं भाग। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। अब यह पूछा जा रहा है कि उस समय की तो यह अवस्था थी, क्या आज उस अवस्था में परिवर्तन आया है? क्या लड़कियों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? आज लड़कियों के जन्म के संबंध में परिस्थितियां बदल रही हैं। अब धीरे धीरे उस समय से अब काफ़ी सारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लोग अब पहले जैसी मानसिकता के नहीं रहे। कुछ शिक्षा का भी प्रभाव है। पहले शिक्षा कम थी, अब लोगों में शिक्षा ज़्यादा आ गई है, जागरूकता ज़्यादा आ गई है। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के भेदों को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। जो लोग पढ़ लिख लिए हैं वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि लड़का और लड़की दोनों ही समाज के लिए आवश्यक होते हैं और उन दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत से जागरूक लोग लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा पर उतना ही ध्यान देते हैं जैसे लड़के पर। तो बहुत सारे लोग वे अपनी बेटी को भी उतनी ही ऊंचाइयों पर जाते हुए देखना चाहते हैं जितनी ऊंचाइयों पर वो अपने बेटे को जाते हुए देखना चाहते हैं। अगर आज पुत्री योग्य होती है तो माँ बाप उसे भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS ये सब बनाना चाहते हैं। पुत्र योग्य होता है उसे भी ऊंची से ऊंची शिक्षा देना चाहते हैं। तो शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लोगों के मनों में आ गया है। शहरों में लड़कियों को लड़कों की तरह ही पढ़ाया लिखाया भी जाता है। शहर में रहने वाले लोग तो अपनी बेटियों को भी बेटों की तरह ही खूब पढ़ाते लिखाते हैं। उनको एक ही प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। किंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। फिर भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अगर परिवार के पास सीमित साधन होते हैं तो वे पुत्री की अपेक्षा पुत्र पर अधिक ध्यान देते हैं, पुत्र पर अधिक खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि पुत्र ही हमारे काम आएगा। तो यद्यपि समय बहुत ज़्यादा बदल गया है लेकिन फिर भी यह भेदभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देंगी, मुझे पूरी आशा है। यह दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? लेखिका को उर्दू फारसी सीखने में दिक्कत क्यों हुई? लेखिका को उर्दू फारसी में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेखिका को उर्दू और फारसी सीखने में बिल्कुल भी रुचि पैदा नहीं हुई थी। उनके शब्दों में लेखिका ने स्वयं कहा है, खुद कहा है, ये यानी कि उनके जो बाबा थे वे चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ। उनकी बहुत इच्छा थी कि लेखिका उर्दू फारसी सीख लें, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। लेकिन उर्दू फारसी सीखना मेरे वश की नहीं थी, यानी मेरा सामर्थ्य नहीं था। मैं उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। इसलिए जब लेखिका को उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी साहब घर में आए तो वह चारपाई के नीचे छिप गई। तो क्या हुआ कि जब लेखिका को मौलवी साहब उर्दू सिखाने के लिए आए तो वे चारपाई के नीचे छिप गई और वहाँ से निकली नहीं। तब घर वालों को समझ में आ गया कि ये उर्दू फारसी नहीं सीखेंगी। तो क्योंकि उनके अंदर उर्दू फारसी सीखने की रुचि नहीं थी, बचपन से ही वे अपनी माँ के साथ रहती थी, हिंदी के भजन गाया करती थी और मीरा के पद गाया करती थी, प्रभाती गाया करती थी, माँ को गीता पढ़ने का शौक था। तो इनके अंदर उसी के प्रति रुचि पैदा हो गई। उर्दू और फारसी के प्रति रुचि ये उत्पन्न नहीं कर पाई। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? इस पाठ में महादेवी वर्मा ने अपनी माँ की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? बच्चों, हमारी माँ हमारे सबसे ज़्यादा करीब होती है। हम जन्म लेते हैं तब से अपनी माँ को जानते हैं, उन्हें देखते हैं। हम बड़े होते जाते हैं और हम अपनी माँ में परिवर्तन भी आते हुए देखते हैं, वो भी बड़ी होती जाती हैं हमारे साथ साथ। उनमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं जिनको कि केवल हम
जानते हैं। तो देखते हैं महादेवी वर्मा की माँ के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थीं। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन की रुचि का उल्लेख किया है। इस पाठ में महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के हिंदी के प्रति प्रेम, उन्हें हिंदी से बहुत ज़्यादा प्रेम था। वे जब विवाह होकर के इस परिवार में आई थी तो इस परिवार में हिंदी का कोई भी वातावरण नहीं था, क्योंकि इनके जो ससुर थे वे तो उर्दू और फारसी जानते थे और उनके जो पति थे यानी महादेवी वर्मा के जो पिताजी थे वे अंग्रेज़ी जानते थे, अंग्रेज़ी को अच्छी तरह से बोलना और लिखना जानते थे। लेकिन महादेवी वर्मा की माँ के साथ में इस परिवार में हिंदी आई और महादेवी वर्मा के अंदर भी हिंदी के प्रति रुचि उनकी माँ ने ही पैदा करवाई थी। और लेखन गायन, उनकी जो माँ थी वो लिखती भी थी, छोटी छोटी कविताएं लिखा करती थी, छोटे छोटे पद लिखा करती थी और उन्हें गाने का भी बहुत शौक था। वे प्रातःकाल में प्रभाती गाया करती थी और शाम के समय मीरा के या सूरदास के पदों को या गीतों को गाया करती थी। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा ने हिंदी के संस्कार अपनी माँ से ही ग्रहण किए थे। वे हिंदी तथा संस्कृत जानती थी। वे हिंदी और संस्कृत जानती थी, जबकि उस समय स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, लेकिन फिर भी इनकी जो माँ थी वे पढ़ी लिखी थी और विदुषी महिला थी। महादेवी की माता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वे बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वे सुबह शाम प्रार्थना किया करती थी, पूजा किया करती थी, भजन गाया करती थी। वे पूजा पाठ किया करती थी। सवेरे कृपा निधान पक्षी बन बोले पद गाती थी। सुबह के समय वे कृपा निधान पंछी बन बोले इस पद को गाया करती थी। शाम को मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी। कहने का तात्पर्य है कि उस समय के समाज के अनुसार महादेवी वर्मा की जो माता थी वे बहुत विदुषी और बहुत ही गुणी महिला थी। उस समय में महिलाओं को बहुत ज़्यादा दबाया हुआ, कुचला हुआ, इस प्रकार से रखा जाता था। लेकिन महादेवी वर्मा की जो माँ थी वे काफ़ी साहसी महिला थी। उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा था। प्रश्न 4, जबारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? जबारा के नवाब के परिवार के साथ इनका जो पारिवारिक संबंध था वह बिल्कुल एक परिवार के जैसा था। जो जबारा के नवाब की पत्नी थी वे इन बच्चों से बहुत स्नेह करती थी और अपने आप को उनसे ताई जी कहलाया करती थी और उनके स्वयं के जो बच्चे थे वे महादेवी वर्मा की माँ को चची कहा करते थे। यानी कि पड़ोसी होते हुए भी ये आपस में बहुत ही सौहार्द के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ, जैसे कि एक परिवार में दो भाई रहते हैं इस प्रकार से रहा करते थे। अब यह बात आज के संदर्भ में तो बहुत मुश्किल है, बिल्कुल सपने जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि आज तो हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो उस समय का ये जो प्रेम है यह आज सपने जैसा दिखाई देता है। जबारा के नवाब के साथ महादेवी वर्मा के पारिवारिक संबंध सगे संबंधियों से भी अधिक घनिष्ठ थे। उनके साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे, जैसे कि अपने रिश्तेदारों से भी नहीं होते, उससे भी ज़्यादा घनिष्ठ थे। जबारा की जो बेगम थी उन्होंने ही इनके भाई का नाम मनमोहन रखा। उन्होंने इनके भाई का नाम मनमोहन रखा और इनके माताजी और पिताजी ने वही नाम उनका रहने दिया, उस नाम को बदला नहीं। वे हर पर्व, त्योहार, जन्मदिन मिलजुल कर मनाती थी। वे जितने भी पर्व होते थे, जितने भी त्योहार होते थे हिंदुओं के और मुस्लिमों के, उन्हें मिलजुल कर मनाया करती थी। अपने त्योहार पर इन बच्चों के लिए कपड़े बनवाती थी, उनके त्योहार पर अपनी तरफ से कुछ करती थी। यानी कि बहुत ही मिलजुल कर, बहुत ही प्रेम से ये लोग रहा करते थे। ऐसे आत्मीय संबंधों के बारे में आज के समय में सोचा भी नहीं जा सकता। इस तरह के आत्मीय, आत्मा से जुड़े हुए संबंधों के बारे में क्या आज सोचा भी जा सकता है? इसलिए आज इन दो धर्मों के बीच आपसी पारिवारिक संबंध स्वप्न जैसे लगते हैं। तो आज अगर इस तरह की बात सोची जाए तो वह बिल्कुल सपने जैसी लगती है कि क्या ऐसा भी संभव है कि दो परिवार जो कि पड़ोसी हैं और अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन इतने प्रेम से, इतने स्नेह से वे रहा करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं।
अब बच्चों 5वां प्रश्न है, ये रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है। जैबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। जैबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होती तो महादेवी से आपकी क्या अपेक्षा होती। महादेवी वर्मा की एक सहेली थी जैबू, तो वह महादेवी वर्मा के बहुत सारे काम करती थी। उनकी डेस्क को साफ करती थी, उनके कपड़े संभाल देती थी और भी बहुत सारे काम कर दिया करती थी, और इससे महादेवी वर्मा को अपनी कविताएं लिखने के लिए और ज़्यादा समय मिल जाता था। अगर आपकी भी कोई ऐसी सहेली होती जिसके लिए कि आप ये सब काम करते या करती, तो आप उससे क्या अपेक्षाएं रखती, यानी कि आप उससे क्या उम्मीदें रखती, आप क्या चाहती कि वह आपके लिए उसके बदले में क्या करता या करती। जैबुन्निसा के स्थान पर अगर मैं महादेवी के लिए कुछ काम करता तो मैं उनसे कुछ अपेक्षाएं अवश्य रखता। यह तो बच्चों मानव स्वभाव है कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम भी उससे उम्मीद रखते हैं, उससे अपेक्षा रखते हैं। अगर मैं उसकी सहायता करता तो उससे प्यार और स्नेह भी चाहती। अगर हम उसका काम करते अपने मित्र का, तो बदले में हम उससे चाहे और कुछ ना चाहते, लेकिन स्नेह, प्यार और सम्मान तो चाहते ही। उनकी कविता की तारीफ करने वाला या घनिष्ठ दोस्त के रूप में सहायता करता मैं उनके एक ऐसे मित्र के रूप में उनके सामने जाता जो कि उनकी लिखी हुई कविताओं को पढ़ता, उन कविताओं में अच्छाइयाँ ढूंढता और उनकी खूब प्रशंसा करता, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ता और उनका आत्मविश्वास बढ़ता। तो अगर हमारा भी कोई ऐसा मित्र होता तो हम भी उसकी खूब सहायता करते। अब बच्चों हम छठा प्रश्न देख रहे हैं। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। उन्हें चांदी का कटोरा पुरस्कार में मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो तो वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे। तो आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि आपको भी कहीं से एक बहुत अच्छा पुरस्कार मिला है। अब वो जो बहुत अच्छा पुरस्कार मिला है उसे आपको अपने देश के किसी काम के लिए देना है। अब वो देश का हित, कोई भी देश का हित हो सकता है या फिर कोई आपदा निवारण हो सकता है। आपदा यानी कि कोई बहुत बड़ी परेशानी, कोई बहुत बड़ी आपदा, कोई बहुत बड़ी विपत्ति। जैसे कि आप जानते हैं इस समय हमारे ऊपर एक आपदा आई हुई है, उसे कहते हैं कोरोना वायरस। तो इस प्रकार की कोई आपदा आए तो उसमें क्या आप सहयोग देने के लिए अपने पुरस्कार को दे सकते हैं, और अगर उसे देंगे तो आपके मन में कैसी अनुभूति होगी, आप क्या सोचेंगे। यदि मेरे समक्ष देश हित का प्रश्न आता या किसी के संकट को दूर करने का सवाल आता तो मैं प्राप्त मूल्यवान पुरस्कार भेंट कर देती या देता। तो यहाँ पर बच्चों हम यह उत्तर लिखेंगे कि अगर मेरे सामने देश के हित की कोई बात आती तो चाहे मुझे कितना भी मूल्यवान, कितना भी पैसे का पुरस्कार मिला होता, मैं उसे देश के हित के लिए दे देती। क्योंकि बच्चों देश तो सबसे बड़ा होता है, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, इससे बड़ा तो कोई भी पुरस्कार, कोई भी धनराशि नहीं हो सकती। ऐसा दान करते समय मैं अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता। ऐसा मैं जब दान करता या करती तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती। क्यों बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती? क्योंकि मुझे लगता कि मैंने भी अपने देश के लिए कुछ किया, मैंने भी अपने देश के लिए योगदान दिया, अपने देश को विपत्ति से बचाने में मैंने अपना छोटा सा सहयोग किया। वह जीत से भी अधिक बड़ी जीत होती। वह तो उस जीत से जिसमें कि मुझे पुरस्कार मिला है उससे भी बड़ी जीत होती। यदि पुरस्कार मेरी प्रतिभा का प्रमाण पत्र होता तो उसे त्यागना मेरी देशभक्ति या परोपकार भावना का प्रमाण होता। पुरस्कार मिलता है जबकि आपके अंदर कोई विशेष योग्यता होती है और उस विशेष योग्यता के प्रमाण के रूप में, प्रमाण पत्र के रूप में आपको पुरस्कार मिलता है। तो वह आपकी योग्यता का प्रमाण है। लेकिन उस पुरस्कार को त्याग देना, अपने देश के लिए उसको छोड़ देना, उसका मोह त्याग देना, यह हमारी देशभक्ति का प्रमाण है, यह हमारे देश के प्रति प्रेम का प्रमाण है। तो अगर ऐसा अवसर मुझे प्राप्त होता तो मैं अवश्य ही देश के लिए अपनी बड़ी से बड़े पुरस्कार को कुर्बान कर देता, न्योछावर कर देती।
अब बच्चों 7वां प्रश्न है, यह रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है, यानी कि यह प्रश्न आपके लिए है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, आपको स्वयं सोचना है और स्वयं करने हैं। लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी यानी कि बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले अलग अलग क्षेत्र के बच्चे अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोला करते थे, उस परिवेश यानी कि वातावरण या माहौल की चर्चा की है। लेखिका ने अपने छात्रावास की जो चर्चा की है उसमें बताया है कि अलग अलग क्षेत्र के बच्चे अलग अलग भाषाएं बोला करते थे। मराठी बच्चे मराठी भाषा बोला करते थे, बुंदेलखंड के जो बच्चे होते थे वो बुंदेली भाषा बोला करते थे, जो यहाँ के रहने वाले उत्तर प्रदेश के बच्चे होते थे वे उर्दू बोलते थे। इन्हें हिंदी भी पढ़ाई जाती थी और उर्दू भी पढ़ाई जाती थी। तो इनके जो छात्रावास है उसमें बहुभाषी माहौल था। उस माहौल को आपको अपनी मातृभाषा में लिखना है। आपको उस माहौल का वर्णन करना है और किस में करना है, आपकी मातृभाषा में करना है। मातृभाषा क्या होती है बच्चों? मातृभाषा जैसा नाम से पता चलता है वह भाषा जो हम अपनी माँ से सीखते हैं या वह भाषा जो हमारे घर में बोली जाती है उसे हम अपनी मातृभाषा कहते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं होती, क्योंकि हम अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। राजस्थान बहुत बड़ा एक राज्य है और इसमें बहुत सारे ज़िले हैं। उन सारे ज़िलों में उन सभी क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कहीं ब्रज भाषा बोली जाती है, कहीं मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, कहीं ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। तो इन सारी भाषाओं में से आपकी जो मातृभाषा है, आप जो भाषा घर में बोलते हैं, उस भाषा में आप महादेवी वर्मा के छात्रावास में जो माहौल था उसका वर्णन करेंगे। यह प्रश्न आपको स्वयं करना है और बहुत अच्छी तरह से करना है। इस प्रश्न के माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति शैली को सुधार सकते हैं। अब बच्चों प्रश्न 8 देखेंगे हम। महादेवी जी के इस संस्मरण, यह महादेवी वर्मा का एक संस्मरण है, उनकी एक याद है। उस याद के आधार पर यह रचना लिखी गई है। को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर यानी कि आपके मन के पर्दे पर, आपके मानस पर, आपके मन पर अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी। आपके बचपन की कोई याद आपको आ गई होगी। उसे संस्मरण शैली में लिखिए। उसे इसी प्रकार से लिखिए, इसी प्रकार संस्मरण की शैली में लिखिए जिससे कि पढ़ने वाले को लगे कि वो कोई संस्मरण पढ़ रहा है। तो बच्चों बचपन जो हमारा होता है वो बहुत सारी घटनाओं से मिलजुल कर बना होता है। महादेवी वर्मा ने अपने बचपन की छोटी छोटी घटनाओं को याद करके एक बहुत ही सुंदर संस्मरण की रचना कर दी। तो क्या आप नहीं कर सकते? आप भी अपनी बचपन की बातों को याद कीजिए। अभी आप 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और उससे पहले जब आप 8वीं में पढ़ते थे, 7वीं में पढ़ते थे या और छोटी कक्षाओं में पढ़ा करते थे, तब आपके विद्यालय का माहौल कैसा था? आपकी कौन कौन सी सहेलियां थी या दोस्त थे? और आपके शिक्षक कैसे थे? वो किस तरह से आपको पढ़ाया करते थे? विद्यालय में कैसा माहौल था? घर में कैसा माहौल था? उसके आधार बना करके आप एक संस्मरण लिख सकते हैं। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस संस्मरण को कितना मन लगा करके लिखते हैं कि वह संस्मरण कितना सुंदर बन जाएगा। इस संस्मरण को लिखिए और अपने घर में सबको पढ़ाइए। फिर बाद में जब आपके विद्यालय खुलेंगे और आप विद्यालय जाएंगे तो वहाँ पर भी अपने शिक्षकों को यह संस्मरण आपको पढ़ाना है। अब बच्चों हम देखेंगे प्रश्न 9। महादेवी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। आपके विद्यालय में होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक प्रश्न लिखिए। यह प्रश्न भी आपको अपने अनुभवों के आधार पर लिखना है। सभी बच्चे विद्यालय में कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। 15 अगस्त,
26 जनवरी या फिर गांधी जी का जन्मदिन और बीच बीच में बहुत सारे महापुरुषों के जन्मदिन हम अपने विद्यालय में मनाया करते हैं। और भी बहुत सारे हम त्योहार पर्व भी उत्सव के रूप में मनाया करते हैं। उसमें आप कभी ना कभी अवश्य ही भाग लेते होंगे। कभी आप कोई कविता पाठ करते होंगे, कभी आप किसी गीत में भाग लेते होंगे, कभी आप कोई छोटा सा प्रतियोगिता करवाते होंगे। किसी भी प्रकार से आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते होंगे। तो बच्चों, उस समय मन में एक बड़ी ही बेचैनी की भावना होती है जिस समय हमें मंच पर जाना होता है, क्योंकि मंच पर जब हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं, अरे हम जो भी बोलेंगे, अरे हमारे मुंह से जो भी निकलेगा वह ये सारे लोग सुनेंगे। तो इस कारण से मन में एक बेचैनी, एक खलबली, एक डर पैदा हो जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आपने विद्यालय में किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है और जब आप मंच पर जा रहे होते हैं या आप इंतज़ार कर रहे होते हैं तो मन में जो खलबली होती है, मन में जो बेचैनी की भावना होती है, उसके बारे में आपको इस प्रश्न में लिखना है। यह प्रश्न आपको स्वयं करना है और बहुत ही सुंदर अपनी भावनाओं के आधार पर करना है। इसे आपको डायरी के पृष्ठ के रूप में लिखना है, यानी कि इस तरह से लिखें जैसे कि आप डायरी लिख रहे हैं, डायरी का एक पन्ना लिख रहे हैं। उसमें आप कैसे लिखेंगे? उसमें आप इस प्रकार से लिखेंगे, आज हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के आयोजन में यह लोग पधारे, मुझे भी एक कविता का पाठ करना था। यह एक देशभक्ति की कविता थी। इस देशभक्ति की कविता में मैंने यह किया, लेकिन जब मेरा नाम पुकारा जाने वाला था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लग गई। जब मैं मंच पर पहुंचा तो अपने सामने इतने सारे लोगों को देखा, उन्हें देख करके मुझे ऐसा महसूस हुआ। बच्चों, मैंने उदाहरण के लिए आपको यह बात बताई है, लेकिन आपको अपनी मनोभावनाओं को इस प्रश्न में लिखना है और बाद में अपनी शिक्षिका को दिखाना है कि आपने यह प्रश्न कैसा किया है। तो बच्चों, हमने यह पाठ पूरा पढ़ लिया है और साथ ही इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह पाठ बहुत ही रोचक है, बहुत ही सरल है। आपने इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं और आप इन प्रश्नोत्तरों को अब कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह इतने सरल हैं कि एक बार केवल पढ़ने पर भी हमें समझ में आ जाते हैं, हमें याद हो जाते हैं। अब बच्चों, मैं आपसे अगली कक्षा में मिलूंगी और आपको अगला पाठ पढ़ाऊंगी। आप अगली कक्षा को भी ज़रूर लें। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो पाठ आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए बच्चों, अब मैं जाती हूँ। नमस्कार।